गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था बार विद्युत। और पिछली क्लास में अपन ने देखिए विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरोधों के संयोजन होते हैं, दो प्रकार के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और दो सूत्र भी उत्पन्न किए थे, दो सूत्र निकालते थे कि अगर एक बार अपन उन सूत्रों को देख लेते हैं। देखिए अगर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं वापस। देखिए अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो कितने भी प्रतिरोध जोड़ दे आप, ठीक है, उनका आर टोटल यानी प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर Rn तक ले जाए, n का मतलब अनंत भी हो सकता है, ठीक है। और समांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हो, ठीक है, तो देखिए 1/RT बराबर क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। और डॉट 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 अपन Rn तक 1/Rn तक इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र हैं, इन सूत्रों पर आधारित कई क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो देखिए अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आपको दे दे 5 ओम 6 ओम 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो हमें पता है 5। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा 5 प्लस 6 प्लस 7 कितने हो गए? 6। 5 और 6 11 और 7 18, तो टोटल प्रतिरोध 18 ओम होगा, ठीक है। और यही अगर चीज दे दे आपको 5 3 प्रतिरोध दे दे, देखिए 5 10 25 इस प्रकार से अगर आपको दे दे, तो फिर टोटल प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो अपन श्रेणी क्रम में देखेंगे तो अपन इसको लिखेंगे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/25। 50 में देखिए 5 का भाग 10 10 प्लस 5 प्लस 2, तो टोटल हो गए 17/50, ठीक है। ये 1/RT का मान है, हमें RT का मान ज्ञात करना है, तो RT नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो RT बराबर, ये संख्या भी उल्टी हो जाएगी 50/17 ओम, ठीक है। इसको और भी भाग दे सकते हैं, 17 दूना 34, तो 2 सहित 16/17 ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, ओम ज्ञात कर सकते हैं, ये मान ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे 2-3 लाइनों के जो आंसर वाले क्वेश्चन होंगे वो हमारे टोटल 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। कह सकते हैं अपन फ्री के फोकट के अपन के ये 3 से 4 नंबर होते हैं, ठीक है, अगर अपन को बस सूत्र कौन सा लगाना है वो पता चल रहा है। बाकी कैलकुलेशन तो इतना भरोसा है मेरे को आप पे कि आप कैलकुलेशन तो कर लोगे, ठीक है। तो ये प्रतिरोधों के संयोजन इस अध्याय में अपन ने पढ़ा अभी तक के 5 पार्ट में। देखिए आज अपन शुरू करते हैं विद्युत का जो तापीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अपन शुरू करते हैं आज टॉपिक। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की अगर अपन चर्चा करें, हम देखते हैं हमारे घर में अगर कुछ भी लगा हुआ है, कुछ जला हुआ है, देखिए कुछ तार से अपन ने जोड़ा है और उसको ऑन करते हैं, एक बल्ब को तार से जोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ऑन करते हैं, थोड़ी देर वो जलने के बाद क्या होता है? गर्म हो जाता है, तार भी गर्म हो जाता है। अब तार गर्म कैसे हो गया भाई? तार में गर्माहट कैसे आ गई, ऊष्मा कैसे आ गई? तो तार में जो ऊष्मा आती है, जो गर्माहट आती है, वो किस कारण आती है? विद्युत धारा के बहने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और इसका उपयोग भी करते हैं कई जगहों पर, जैसे हीटर होता है। अब उसमें क्या कहीं कोयले जलाते हैं अपन जिससे गर्माहट हो? पेट्रोल डीजल कुछ जलाते हैं, केरोसिन नहीं, अपन उसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा देते हैं। तो जो विद्युत हीटर होता है उसमें विद्युत धारा बहने से क्या होता है? तापीय प्रभाव, गर्माहट, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी तरह विद्युत इस्त्री होती है, प्रेस जिसे अपन कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें भी विद्युत धारा देते हैं, वो गर्म होती है, फिर अपना कपड़ों को अपन इस्त्री करते हैं। विद्युत टोस्टर भी होता है जो क्या करता है, जिसके अंदर टोस्ट, विद्युत ओवन भी होता है जो गर्म करता है खाने को। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करके हमारे दैनिक जीवन में काम में आती हैं, ठीक है।
तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? देखिए परिपथ में जो विद्युत खर्च होती है, अब विद्युत धारा अपन दे रहे हैं किसी परिपथ में, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तो जो उपयोगी कार्य करने में काम में आ जाता है। जैसे एक बल्ब जलाया है अपन ने, विद्युत धारा देके, तो जो विद्युत धारा अपन ने दी है उसका कुछ भाग तो बल्ब को जलाकर रोशनी उत्पन्न करने में काम में आ जाता है, जो उसका मेन कार्य है। बल्ब का कार्य क्या है? रोशनी उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना, प्रकाश देना। तो विद्युत धारा जो भी दी है उसका कुछ भाग तो अपन का प्रकाश उत्पन्न करने में काम में आ जाता है, और शेष ऊर्जा जो बचती है, शेष जो विद्युत धारा बचती है, उससे जो ऊर्जा होती है वो ताप बढ़ाने में काम में आती है, ठीक है। वो ऊष्मा को उत्पन्न करने में क्या होती हैं? खर्च होती हैं। जो संधारित्रों के जो ऊष्मा उत्पन्न, यानी ये विद्युत धारा ऊष्मा बनाती है, जिससे जो संधारित्र या फिर जो भी चालक तार हैं, जो भी बने हुए हैं, जो भी चीजें अपन ने जोड़ी हैं, जो यंत्र जोड़े हैं, उनमें ताप में वृद्धि करती है, ठीक है। तो परिपथ में खर्च विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग परिपथ में खर्च विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है? परिपथ में जो खर्च विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में तथा शेष ऊर्जा का भाग परिपथ में भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है, खर्च होता है, ठीक है। जो संधारित्रों के ताप में वृद्धि करता है, यानी जो यंत्रों को संधारित्र जो कहते हैं, जो सांधित्रों का मतलब जो जुड़े हुए उपकरण होते हैं, उनके ताप में वृद्धि करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन को। कुछ भाग तो उपयोगी कार्य, बल्ब लगाया तो बल्ब से प्रकाश उत्पन्न करने में, हीटर लगाया तो हीटर से ऊष्मा उत्पन्न करने में, और कई चीजें लगाई हैं अपन ने, ट्यूबलाइट, पंखा, फैन, वो सभी, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, ठीक। इसको अपन विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसका उपयोग अपन देखिए विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, ठीक है, जैसी युक्तियों में करते हैं। इसका उपयोग इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में करते हैं। निमज्जन छड़ जैसे रोड जिसे कहते हैं गर्म पानी करने वाली की, वो भी इसी पर आधारित है। इस्त्री जैसी युक्तियों में करते हैं, देखिए जूल का तापन नियम क्या है। आगे अपन इस तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव से जुड़ा विद्युत धारा का तापन का नियम होता है, ठीक है।
तापन का नियम होता है, ठीक है। तो देखिए, जूल ने दिया इसलिए इसका जूल का तापन नियम कहते हैं। इसकी चर्चा करते हैं अपन, और चर्चा करेंगे तो अच्छे से करते हैं। देखिए, किसी विद्युत धारा में किसी विद्युत परिपथ में अगर विद्युत धारा द्वारा समय t में दे के उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है। किसी विद्युत धारा में देखिए, विद्युत धारा अपन ने I प्रवाहित की, ठीक है। I प्रवाहित करेंगे तो उसमें विभवांतर भी उत्पन्न होगा, विभवांतर V उत्पन्न होता है। कितने समय तक की? T समय तक। यदि T समय तक विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर विभवांतर V उत्पन्न होता है, ठीक है, विभवांतर V उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किसके बराबर होती है? H बराबर VIT के बराबर होती है, VIT के बराबर होती है, ठीक है। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा बराबर, ऊष्मा को क्या कहते हैं? हीट, H से दर्शाते हैं। H बराबर किसके बराबर होती है? VIT के बराबर होती है, VIT के बराबर होती है। ओम के नियम अनुसार, देखिए, ओम के नियमानुसार क्या होता है? V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। इसका मान अपन ने यहां पर रखा, V की जगह रखा, तो H बराबर क्या होता है? IR इंटू IT। I 2 है तो बन जाता है हमारा H बराबर I स्क्वायर RT, ये बन जाता है, ठीक है। तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा पर, विद्युत धारा के वर्ग पर, उस तार के प्रतिरोध पर, और प्रवाहित होने वाली धारा के समय पर, कितने समय तक धारा वो देते हैं अपन, उस पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, उस पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान निर्भर करता है। और इसे अपन देखिए जूल का तापन नियम कहते हैं, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जूल का तापन नियम है, इसके बारे में और अपन करेंगे। ये जूल का तापन नियम देखिए तो हीट किस पर निर्भर कर रही है? H बराबर I स्क्वायर RT पर, इन तीन चीजों पर निर्भर कर रही है। I धारा पर, R प्रतिरोध पर, और T समय पर। स्क्रीन जोड़ लिया आप इसका पहले, फिर इसकी चर्चा करते हैं आगे। चर्चा करें अपन आगे। इसे अपन जूल का तापन नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार देखिए, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, इस नियम के अनुसार, इस नोट बना के आप लिख लीजिए इसको, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा यानी धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किसके बराबर होगी? पहली चीज, प्रवाहित धारा के प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I यानी उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा I के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी H समानुपाती I स्क्वायर। पहला समीकरण। ठीक है, दूसरी चीज की चर्चा करें अपन, किस पर निर्भर कर रहा है। मैंने सही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, इस सूत्र से आप मिलान करके I स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, विद्युत धारा के वर्ग के बराबर होता है, विद्युत धारा के वर्ग के बराबर होता है, यानी विद्युत धारा बढ़ेगी तो है हीट भी बढ़ेगा। जितनी देर अपन हीटर में अपन देखते हैं, जितनी देर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतनी देर उतनी ही क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखिए, जो उत्पन्न ऊष्मा दूसरी है वो किस पर निर्भर करती है, चालक तार के प्रतिरोध के, चालक तार के प्रतिरोध किसके, R के समानुपाती होती है। ठीक है, तो H समानुपाती R, यानी H R प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, धारा में बाधा उत्पन्न होगी तो धारा का प्रवाह कम होगा, यानी धारा तो ज्यादा जा रही है लेकिन वो प्रवाहित नहीं हो रही है। जहां रुकेगी वहां पर क्या होगा, अपनी वो विद्युत धारा अपनी ऊर्जा खर्च करेगी और वो ऊर्जा किसमें, ऊष्मा में उत्पन्न होगी। तो जितनी ज्यादा रुकेगी उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी रोकने का कार्य कौन करता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जिसका जितना ज्यादा होगा उतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर अपन तीसरी चीज की चर्चा करते हैं। तीसरी निर्भरता की चर्चा करें अगर अपन, तो देखिए, प्रवाहित विद्युत धारा के समय t के समानुपाती होती है। तीसरी चीज क्या कहती है, प्रवाहित विद्युत धारा, ये अपना समीकरण 2, विद्युत धारा के समय t के समानुपाती होती है। ठीक है, t के समानुपाती होती है, यानी उत्पन्न ऊष्मा H समानुपाती t, ये समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से अपन कह सकते हैं H बराबर I स्क्वायर, H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R, H समानुपाती T। अगर तीनों को अपन लिखे तो H बराबर I स्क्वायर R T, यानी उत्पन्न होने वाली ऊष्मा इन तीन चीजों पर निर्भर करती है। ये हमारा जूल का तापन नियम है, ये हम जानते हैं। ये क्या है, हमारा जूल का तापन नियम है। ठीक है, तो ये जूल का तापन नियम है और ये तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप एक बार इसका अच्छे से। ठीक है, इस नियम पर ध्यान रखना, इस नियम पर कई सारे सवाल भी बनते हैं। सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले सवाल आपको देखिए, 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर के 4-5 सवाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। ठीक है, पहला सवाल, जूल का तापन नियम क्या है। ठीक है, तो जूल का तापन नियम यह है, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लेंगे, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन चीजों पर निर्भर करती है, किन किन अवयवों पर निर्भर करती है। तो विद्युत धारा पर निर्भर करती है, R पर निर्भर करती है, T पर, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है पूछ ले, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं, उनके प्रतिरोध के बराबर होती है, यानी समानुपाती होती है, प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होती है। ठीक है, ठीक है, आपसे ये सवाल पूछ ले कि यदि किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान, ठीक है, विद्युत धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए, यानी डबल कर दिया जाए। ठीक है,
डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो देखिए 2 गुना कर दिया तो हम जानते हैं आई, तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना कर दिया यानी डबल कर दिया। हम जानते हैं विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर ये डबल कर दिया, पहले 1 थी अब 2 कर दिया इसको, ठीक है, डबल हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा। यानी पहले 1 थी अब ये 4 गुना हो जाएगी, कितनी 4 गुना। विद्युत धारा अगर डबल करेंगे 4 गुना, ट्रिपल करेंगे 9 गुना, 4 गुना कर देंगे तो वो कितनी बढ़ जाएगी 16 गुना बढ़ जाएगी, यानी स्क्वायर में चलेगी। आपको पता ही सवाल सेम ये पूछ दे कि प्रतिरोध का मान अगर 5 गुना कर दें, पहले 1 ओम था अब इसको बढ़ाकर 5 ओम कर दे तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 5 गुना कर देंगे तो फिर क्या होगा, ऊष्मा भी 5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह प्रतिरोध प्रवाहित धारा का समय अगर घटा दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा क्या मान क्या हो जाएगा, आधा कर दिया, आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा, यही चीज है। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब इसकी आगे कुछ चर्चा करते हैं, तो थोड़ी सी देखें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को लेकर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके तापीय प्रभाव पर अब कई सारे युक्ति उपकरण, जैसे मैंने आपको बताया विद्युत हीटर, निमज्जन छड़ जिसे रोड कहते हैं पानी गर्म करने वाली, वो, ठीक है। तो विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है, ठीक है, तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक है अपना, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी हमारे व्यवहार में इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो पहले देखिए विद्युत इस्त्री, ठीक है, विद्युत इस्त्री आगे देखिए विद्युत इस्त्री होती है, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत हीटर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली आदि हमारे क्या हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर। विद्युत टोस्टर में क्या होता है, जो टोस्ट होते हैं, जो ब्रेड होती है उनको सेकने का काम होता है, ठीक है। तो टोस्टर, विद्युत केतली, आपने विद्युत केतली देखी होगी या नहीं देखी है तो सुना भी होगा। केतली होती है जैसे थर्मस होता है वैसे ही केतली होती है, और वो लाइट से कनेक्टेड करके अपन उसमें चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, ठीक है। तथा ये विद्युत केतली, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, निमज्जन छड़ भी अपन ले लें, निमज्जन छड़ आदि युक्तियां तापन के प्रभाव पर आधारित हैं। आदि युक्तियां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। आदि तापीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। विद्युत तापन का उपयोग अपन प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। विद्युत तापन का उपयोग अपन प्रकाश उत्पन्न करने में भी करते हैं, ठीक है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी
किया जाता है। जैसे बल्ब, एग्जाम्पल कौन सा है इसका? एग्जाम्पल बल्ब। अब इसमें भी विद्युत धारा के तापन प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे? कि तो इसके अंदर, बल्ब के अंदर जो देखिए अपन, ये बल्ब है अपना, ठीक है, इसके अंदर अपन एक ऐसी चीज देखते हैं, ठीक है, ये तो ये जो लगी हुई होती है ये तार, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जिससे बहुत ही मुश्किल से इससे क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और वो विद्युत धारा इतनी मुश्किल से इतना तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है कि उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। ये ऊष्मा फिर प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। तो देखिए, बल्ब का तंतु का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। बल्ब की थोड़ी चर्चा कर ले अपन। बल्ब के बारे में अपन ऐसे पहले टॉपिक बना के लिख दें। बल्ब की तंतु का गलनांक अत्यंत उच्च होता है। बल्ब की तंतु का गलनांक बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, यानी गलनांक बहुत उच्च होता है, आसानी से गलता नहीं है कि थोड़ी बड़ी। गलनांक का मतलब क्या होता है? वह न्यूनतम दाब जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए, ठीक है, यानी गल जाए। अब देखिए, तार होता है वो भी गलता है, लोहा होता है वो भी गलता है, लेकिन इसके अंदर का जो ये तंतु लगा हुआ होता है ना अंदर, ये वाला, ये भाग इसका, ठीक है, ये तंतु का गलनांक बहुत उच्च होता है। नॉर्मल गर्मी से ये गलता भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो गलनांक बहुत उच्च होता है, आसानी से गलता नहीं है। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3380 डिग्री, 100 डिग्री पे तो पानी भी उबलने लग जाता है, ठीक है। और पानी का गलनांक लगभग 0 से 4 के बीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 0 डिग्री से कम तो वो बर्फ के रूप में होता है, 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच, ठीक है। लेकिन बाद में वो सीधे क्या होता है? पानी के रूप में बदल जाता है। तो इसका गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका? बल्ब का तंतु को बनाने के लिए, बल्ब के तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक क्या होता है? अत्यंत उच्च होता है। गलनांक उच्च, लगभग 3000, कोष्टक में लिखते 3000, लगभग कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के पास इसका गलनांक होता है, यानी इतना ताप तो यहाँ होता ही नहीं है, नॉर्मल स्थिति में तो होता ही नहीं है, ठीक है। बल्ब के अंदर भाई गैस भी भरी होती है। अपन देखते हैं बल्ब जब फ्यूज होता है तो फट की आवाज आती है। जब अपन उसको बल्ब को नीचे गिराकर फोड़ते हैं, फूटते ही वो कांच के साथ एक फट की आवाज आती है, ठीक। वो फटता इसलिए क्योंकि जैसे ही नीचे गिरता है वो फूटता है, उसके अंदर की गैस बाहर निकलती है, जिससे एक एक्सप्लोजिव विस्फोट की तरह निकलती है। अब उसमें गैस कौन सी भरी होती है? बल्ब में देखिए अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करती है टंगस्टन धातु से, विद्युत धारा से नहीं, अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं करती, ना तो आर्गन से करती है ना। तो बल्ब के अंदर अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि होती है, जिससे क्या वो तंतु काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है, काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है, फ्यूज नहीं होता आसानी से। बल्ब के अंदर अक्रिय
नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है, जिससे तंतु की आयु, जो तंतु की आयु या टंगस्टन जैसे अपन कहते हैं, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। उससे क्या होता है, तंतु की आयु में क्या होती है, वृद्धि होती है, तंतु की आयु में वृद्धि होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। अब दो टॉपिक बचे हैं हमारे यहाँ पे, फ्यूज और विद्युत शक्ति के बारे में, जिस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, एक आपको मैं चीज बता दूं, जैसे अपन ने एक ऊष्मा का H बराबर I स्क्वायर RT, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि आपको बोल दें कि किसी परिपथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उसमें वो प्रतिरोध कितना है, R का मान 5 ओम है। ठीक है, उसमें T कितने समय तक, 10 सेकेंड समय तक विद्युत धारा I कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, धारा का स्क्वायर R कितना दे रखा है, इंटू 5 इंटू समय कितना 10, तो 2 का स्क्वायर क्या, 4 इंटू 5 इंटू 10, 4 पंजा 20 और 10 इंटू 10 कितना हो गया 200 हीट यानी जूल। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, जो 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, 4 चीजें उनमें से कोई 3 दे सकता है आपको। अगर ऊष्मा का पूछ ले, कोई भी दे सकता है। आपको ऊष्मा पूछने के लिए आपको धारा, प्रतिरोध, समय देकर ऊष्मा पूछ सकता है, आपको ऊष्मा, प्रतिरोध, समय देकर धारा पूछ सकता है, आपको ऊष्मा, धारा, आर देकर समय पूछ सकता है। ठीक है, आपको ऊष्मा, धारा, समय देकर प्रतिरोध भी पूछ सकता है। तो ये कैसे भी सवाल बना सकता है आपको, और न्यूमेरिकल सवाल जो अपन ने पिछला अध्याय और ये अध्याय पढ़ा है उसमें आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।